ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। 11th में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से इसको थोड़ा सा जो पार्ट है इसको अभी न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा हम पढ़ेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से लेके आपका सेमीकंडक्टर तक लगभग लगभग एक ही पार्ट कहलाता है, और अच्छा क्वेश्चन बनता है इस पर। 30% से ऊपर तक का क्वेश्चन पेपर फिजिक्स का इस पार्ट पे डिपेंड हो सकता है। ठीक है। कूलम्ब्स लॉ में आपको पढ़ा चुका था 11th में, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि एफ इज प्रपोर्शन टू Q1 Q2। ये वाला पार्ट मैं साफ कर देता हूँ, एक मिनट। तो जो फोर्स होगा, दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू होगा द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। जितने ज़्यादा चार्जेस होंगे उनके बीच का फोर्स उतना ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/r²। उनके बीच की डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी उनके बीच की डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी वो फोर्सेस उतने कम हो सकते हैं, फोर्सेस उनके बीच में उतना कम हो सकता है। तो ये आर क्या है, आर क्या है, Q1 Q2 क्या है, यहाँ पे मैंने शो कर रखा है। फिर से इसको एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। ये हो गया Q1, ठीक है, और इनके सेंटर से दूसरा चार्ज हो गया Q2 और उनके बीच का डिस्टेंस हो गया R। ठीक है, ओके। ग्रेविटेशन फोर्स आपने पढ़ रखा था, वो केवल अट्रैक्शन होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। तो अगर ये निगेटिव चार्ज है और ये भी निगेटिव चार्ज है, ठीक है, Q1 भी निगेटिव चार्ज है और Q2 भी निगेटिव चार्ज है, तो ये फोर्स रिपल्सन का होगा। ठीक है, अगर Q1 पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है तब भी ये फोर्स रिपल्सन का होगा, और अगर Q1 निगेटिव है और Q2 पॉजिटिव है तभी ये फोर्स केवल अट्रैक्शन का होगा। ठीक है, तो सेम चार्जेस हमेशा रिपल करेंगे एंड अपोजिट चार्जेस हमेशा हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है E, ये होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज द यूनिट ऑफ द चार्ज, यानी यूनिट तो 1 कूलम है, लेकिन इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो दैट इज द +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, ये आपका प्रोटॉन का चार्ज हो गया। अच्छा, ये निगेटिव क्यों है पॉजिटिव क्यों है, तो ये बेटा ऐसा कुछ नहीं, ये हम ह्यूमंस ने असाइन किया है इसको। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज कंसीडर किया, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया। ओके। ओके, अभी यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए एक चार्ज है, मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव चार्ज केवल ऐसे स्टेशनरी है तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। ओके, इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडली आउटवर्ड। ठीक है, अगर एक पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज नहीं नेगेटिव चार्ज भी, अगर एक चार्ज मूव कर रहा है यानी वेलोसिटी स्पीड v से, स्पीड v कांस्टेंट है, उसकी कांस्टेंट है, तो याद रखिएगा केवल एक चार्ज मूविंग कंडीशन में, अगर वो केवल मूव कर रहा है तो केवल मूविंग कंडीशन में ही वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। अगर वो चार्ज मूव नहीं कर रहा है तो वो फिर मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट नहीं करेगा। ओके। ओके। तो अभी अगर आपने देख रखा है कि मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हुए हो, ठीक है, ये खड़े हुए हो आप यहाँ पर, और फिर ये चार्ज यहाँ से जा रहा है, तो आपको इस रीजन में दो फील्ड मिलेंगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी एंड एक मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। ओके, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरह से शो होती है मैंने आपको दिखाया था एक बार शायद क्लास में, फिर से मैं दिखाता हूँ। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो वाई एक्सिस में है इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये वाई एक्सिस में इस तरीके से, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका ये कौन सा प्लेन हो गया, ये जिस मान लीजिए ये एक फील्ड हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक्स वाई प्लेन में। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी
वाई सॉरी एक्स और जेड, दिस इज द जेड एक्सिस, दिस इज द जेड एक्सिस, ठीक है, इन दोनों एक्स और वाई के परपेंडिकुलर जेड हो गया ना, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस पे होगी, सॉरी एक्स जेड प्लेन में होगी। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको और बढ़िया से ड्रॉ करते हैं। मुझे एक मार्कर रोल उठाने दीजिए। सॉरी यहाँ पे काफी मैसेज हो गया। दिस इज द this is the electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इस केस में ये जो एक्सेस हुआ, ये एक्स एक्सेस हुआ ना, एक्स एक्सेस के अबाउट जो वेव जा रही है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, आई होप यू आर गेटिंग। ओके, दिस इज द इन द एक्स जेड प्लेन जो वेव है दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और ये सेम फेज में होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं ई लिखता हूँ, इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू होगी बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो माइनस साइन क्या शो कर रहा है, वेव में आप पढ़ चुके हो कि वेव इज गोइंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अगर वहीं पे मैं के एक्स प्लस ओमेगा टी कर देता तो वेव आपका निगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही होती, ठीक है। ओके, और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आप स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला मैंने बताया था शायद आपको, अंडर रूट वन बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट, वन बाई अंडर रूट ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एंड मैग्नेटिक परमिटिविटी का प्रोडक्ट का अंडर रूट ले लोगे और उसे उस क्वांटिटी को आप वन से डिवाइड कर दोगे तो आपका ये स्पीड ऑफ द लाइट आता है। ये हम आगे देखेंगे, अभी नहीं। ओके, हमारी डायरेक्शन अलग जा रहा है, हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, ठीक है। तो अगर एक चार्ज मूव कर रहा है, उसकी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही जनरेट करेगा, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से। पॉइंट याद रखिएगा, पहला केस क्या था कि जब वो मूव नहीं कर रहा है तो v इक्वल टू जीरो था, तो उस केस में केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही होती थी एक, उस केस में मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होती थी। लेकिन अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो वो उसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो इसका मतलब अगर एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई भी होगी एंड एक ई इक्वल टू ई नॉट भी होगी, और मैग्नेटिक फील्ड बी भी होगी, बी इक्वल टू बी नॉट। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट भी होगी एंड मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू बी नॉट भी होगी, ठीक है। क्लियर है इतना, क्लियर है। लेकिन इस केस में जब उसका इस अब हर ऑर्बिट में स्पीड कांस्टेंट होती है ना, तो यहाँ पे अगर एक स्पीड उसकी कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा होगा तो इस केस में वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, जब फर्स्ट न्यूक्लियस वाला चैप्टर था तो उसमें पढ़ रखा था इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता, और यहाँ पे उसकी जो एनर्जी रहेगी वो फिक्स रहेगी जब तक उसको कोई एक्सटर्नल एजेंट एनर्जी ना देके उसको ऑर्बिट एबव या ऑर्बिट में या नीचे वाले ऑर्बिट में ना लेके जा सके। तो इन इन द केस ऑफ हाइड्रोजन तो वो तो एस सेल में घूम ही रहा है, तो इससे नीचे तो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन को ऊपर ले जाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर वो इसी ऑर्बिट में एस ऑर्बिट में घूम रहा है तो उस केस में वो एनर्जी को लूज नहीं करेगा। ओके, एक थर्ड केस आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि एक इलेक्ट्रॉन जिसका वी कांस्टेंट नहीं है, नॉट कांस्टेंट, अगर वो उसकी वेलोसिटी उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रही है, तो उस केस में उस वो इलेक्ट्रॉन जिसका v है एक, बट v नॉट कांस्टेंट, अगर v कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब वो एक एक्सीलरेशन a है ना उसमें,
एक्सीलरेशन ए है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहा है कि वो कांस्टेंट स्पीड से नहीं जा रहा, उसकी स्पीड कंटिन्यूअस बढ़ रही है या डिक्रीज हो रही है, इन बोथ केसेस वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी, तो दोनों जनरेट करेगा। तो ये तो यहाँ से भी बोला जा सकता था जनरेट करेगा, लेकिन पॉइंट यहाँ पे क्या है कि अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो वो एनर्जी रिलीज नहीं करता था, तो इस केस में वो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, इस केस में वो एनर्जी रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। डिपेंड कर रहा है कि एक्सीलरेशन कैसा है। अगर एक्सीलरेशन उसका पॉजिटिव है, ठीक है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर उसकी एक्सीलरेशन निगेटिव है, रुक रहा है, तो एनर्जी को रिलीज करेगा। किस फॉर्म में रिलीज करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। ओके याद रहेगा। तो जनरेट ओके अभी चार्जेस को जनरेट कैसे किया जा सकता है? बहुत ही बेसिक तरीका है। आप एक ग्लास रॉड को सिल्क सिल्क के कपड़े से ऐसे रब करने लगो, या फिर किसी और दूसरे कागज वागज से रब करने लगो, तो क्या होगा? हो सकता है इससे उठ के कुछ इलेक्ट्रॉन इस पे चले जाए। ठीक है, तो अभी ये ग्लास रॉड हो गया, तो जिस अभी क्या था, इस पे चार्ज क्यू जीरो था, तो इलेक्ट्रॉन इससे उठ के गए, तो एक्चुअली में क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और वो जो कागज है उस पर इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। वो कागज या क्लॉथ जो भी है। तो टेक्निकली वैसे तो इनके मास पे कोई इफेक्ट नहीं, खास इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं कॉन्सेप्चुअली बोलूँ तो मास पे इफेक्ट पड़ा है। इसका मास अगर m था, अभी m प्राइम हो गया, तो m प्राइम इज स्लाइटली लेस देन m। क्यों? क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन उठ के गए हैं। प्रोटॉन मूव नहीं करते, प्रोटॉन एक ज्योमेट्री के साथ बंधे रहते हैं, न्यूक्लियस उनका वो मूव नहीं करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव किए हैं, तो आउटर सेल में होता है इलेक्ट्रॉन, रब करते तो इलेक्ट्रॉन वहाँ कपड़े पे चला गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव किए हैं, और इसका मास पहले मान लीजिए m1 था, अभी इसका m1 प्राइम हो गया, तो m1 प्राइम इज ऑफ कोर्स ग्रेटर देन, स्लाइटली ग्रेटर देन m1 m1। ठीक है, तो थोड़ा सा तो ज़्यादा होगा ही होगा। इलेक्ट्रॉन जैसे मान लो कि 1000 इलेक्ट्रॉन्स आ गए इस पे, तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतना मास इससे कम हो जाएगा, इस पे आ जाएगा। ठीक है, अब चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टी है, चार्जेस को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, या तो वो न्यूट्रल हो सकते हैं। न्यूट्रल कैसे होंगे? एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के साथ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन का एक एटम ले लिया, तो वो न्यूट्रल है, लेकिन उनको क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ओके ओके यहाँ पे तीन चार्जेस हैं, Q1 Q2 एंड Q3। ठीक है, तो पहला मैं एक कंसीडर करता हूँ ये केस कि अभी यहाँ पे मान लो कि Q2 Q3 नहीं है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा। कितना लग रहा होगा? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, अभी मैं Q3 को जीरो मान के चल रहा हूँ, Q3 वहाँ सीन में नहीं है। ठीक है, मैं डायरेक्शन ऑफ द फोर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। 1 2 पे किस डायरेक्शन, 1 2 पर इस साइड फोर्स लगा रहा होगा, तो इस साइड लगा रहा होगा, इस साइड। अगर मैं उसे वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आई के नेगेटिव
थ्री चार्ज सिस्टम है यहाँ पे। अब ये थ्री चार्ज इक्विलिब्रियम पे रहेंगे। अगर इक्विलिब्रियम पे है तो इनकी क्या कंडीशंस है, तो देखिए बेटा, तीन चार्ज है और इक्विलिब्रियम पे रहना है, ठीक है। तो पहली कंडीशन है कि तीनों चार्ज सेम सेम साइन के हो। तो अगर तीनों सेम साइन के हो गए तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है कि ये इस पे सेट फोर्स लगाएगा, ये इसको रिपल करेगा, इस सेट फोर्स लगाएगा, ये वाला बीच वाला चार्ज बैलेंस हो जाएगा। लेकिन क्या ये दोनों चार्ज बैलेंस होंगे? अब ये अगर बाकी रेस्ट ऑफ दोनों पॉजिटिव है तो ये इस पे सेट फोर्स लगाएगा, ये वाला भी इस पे सेट फोर्स लगाएगा। इसका मतलब ये मूव करेगा। जब ये मूव करेगा तो इसका मतलब ये तो स्टेबल नहीं होगा, ये भी स्टेबल नहीं होगा। सिमिलरली तीनों निगेटिव हो गए, तीनों निगेटिव हो गए तो क्या हो जाएगा, तब भी सेम कंडीशन आएगा। ये उसको ये रिपल करेगा इधर, ये से रिपल करेगा, तो पॉसिबल है कि ये वाला तो चार्ज बीच वाला तो बैलेंस हो जाए, लेकिन इस पे और कॉर्नर वाले दोनों चार्जेस पे फोर्सेस बैलेंस नहीं होंगे, ठीक है। तो स्टेबल नहीं हो सकता। अब तीन में से एक निगेटिव हो जाए, बाकी दो पॉजिटिव हो जाए, यानी एक दो सेम हो जाए और एक दूसरे साइन का हो जाए। तो मैं केस ले लेता हूँ, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, बीच वाला निगेटिव हो गया, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये वाला इस पे रिपल्सन फोर्स इधर लगाएगा और ये वाला उस पर अट्रैक्शन फोर्स इधर लगाएगा, इस पर, ठीक है। ये वाला इस पे अट्रैक्शन फोर्स इधर लगाएगा और ये वाला इस पे अट्रैक्शन फोर्स इधर लगाएगा, इस पर, ठीक है। ये वाला इस पर रिपल्सिव फोर्स इधर लगाएगा और ये वाला इस पे अट्रैक्शन फोर्स इधर लगाएगा, ठीक है। तो हर चार्ज पे लगने वाले जो भी दो फोर्सेस हैं वो बैलेंस यानी एक दूसरे को कैंसिल आउट होते हुए हो सकते हैं, हो सकते हैं। अब उसके लिए भी कंडीशंस है, उसको बीच में कहाँ पर रखोगे, ठीक है। उनका अमाउंट ऑफ द चार्ज क्या होना चाहिए, उनके बीच में रिलेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये ऐसी एक कंडीशन है जिसमें चार्ज पे, हर चार्ज पे दो फोर्स लग रहे हैं ना, तो चार्ज पे लगने वाले कोई भी दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपका आपका ये सिस्टम स्टेबल हो सकता है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि इन दोनों के बीच में आर नॉट डिस्टेंस है, आर नॉट डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है एक्स, ठीक है। ये डिस्टेंस है एक्स। तो क्या क्या रिलेशन बन रहे हैं, तो मैंने पहले ले लिया कि इनका रिपल्शन कितना हो गया, इसका अट्रैक्शन कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अट्रैक्शन ही है। तो Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। अब इसको ये रिपल वाला बैलेंस कर रहा होगा तो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाई आर नॉट का स्क्वायर, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू Q1 Q3 बाई आर नॉट का स्क्वायर। Q1 कट गया, तो Q2 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू Q3 बाई आर नॉट का स्क्वायर, ठीक है। ये आपने इसको बैलेंस किया। सिमिलरली अब आप इसको बैलेंस करेंगे, क्या कंडीशन आएगी, क्या कंडीशन आएगी, ये रिपल्सिव फोर्स कितना हो जाएगा, Q1 Q3 बाई आर नॉट का स्क्वायर इक्वल टू Q2 Q3 बाई आर नॉट माइनस एक्स का स्क्वायर। Q3 कट गया, तो Q1 बाई आर नॉट का स्क्वायर इक्वल टू Q2 बाई आर नॉट माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या हुई, इसको आपने बैलेंस कर दिया, इसको आपने बैलेंस कर दिया, तो कितना हुआ, Q1 Q2 Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर
इक्वल टू Q2 Q3 बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1/4 मैंने दोनों जो काट दिया तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, Q1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू Q3 अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तीन कंडीशन, तीन अननोन, तीन कंडीशन, अननोन कितने हैं, Q1 एक्स अननोन है, ठीक है, एक्स अननोन है और आर गिवन है, Q1 Q2 गिवन है। तो इसमें अगर अननोन एक ही है, इक्वेशन तीन बन रही है, तो एक इक्वेशन से जो सॉल्व होकर वैल्यू आएगी वो रेस्ट ऑफ टू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगी। ठीक है, सेटिस्फाई कर जाएगी और उस केस में ये सिस्टम रेस्ट पर रहेगा। ओके, तो अगर इक्विलिब्रियम की एक कंडीशन है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक चार्ज क्यू यहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है और इसके सेंटर पे एक कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है। ओके, कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो ये तीनों चार्ज सेम है। ठीक है, तो ये वाला इसको रिपल करेगा, ये वाला इसको, अब देखो क्या है, अगर आप एक पे निकाल लीजिए, एक पे निकाल लीजिए, बाकी के लिए सिमिलरिटी होगी। ठीक है, ये वाला इसको रिपल करेगा, ठीक है, और ऑफकोर्स ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, तभी ये पॉसिबल है कि ये आपका ये आपका ये वाला चार्ज स्टेबल होगा। अब इस वाले चार्ज के लिए क्या होगा, देखिए क्या हुआ, ये क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू है, मैं ले लेता हूँ पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये वाला चार्ज इसको रिपल करेगा, ये वाला चार्ज इसको रिपल करेगा, तो अगर ये वाला चार्ज भी इसको रिपल करेगा तो ये चार्ज तो चला गया, सिस्टम रेस्ट पे कहाँ रहा, स्टेबल कंडीशन में रहना है सिस्टम को, तो ऑफकोर्स इस वाले चार्ज को निगेटिव होना पड़ेगा। तो पहला चीज़ तो मुझे पता चल गई कि क्यू मस्ट बी निगेटिव, क्यू मस्ट बी निगेटिव। ठीक है, अब वैल्यू निकालनी है क्यू के टर्म में, तो इस पर ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया क्या। ठीक है, अब ये लेंथ कितनी हो गई, ये लेंथ कितनी होगी और ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये निकाल सकते हो क्या, निकाल सकते हो। ओके, ये बात तो क्लियर है कि ये डिस्टेंस R/2 हो गई क्या। ठीक है, ठीक है, तो इस ट्रायंगल को देख लो, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए ना, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, मैंने बोल दिया वो L है, तो ट्रायंगल यहाँ से ये हो गया, ये डिस्टेंस हो गई L, ये हो गई R/2, ये एंगल हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो L cos 60 इक्वल टू R/2। ठीक है, अरे रे रे, ये 60 है ना, ये 60 है, तो ये हो गया 30 डिग्री, सॉरी, ये पूरा एंगल 60 है ना, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री हुआ ना, ये वाला एंगल 30 डिग्री हुआ, तो ये cos 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा L cos 30 कितना हो जाएगा, √3/2 इक्वल टू R/2, R 2 से 2 कट गया, तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा, R/√3, L इक्वल टू आ गया आपका R/√3। ठीक है, तो L इक्वल टू आ गया आपका R/√3। ओके, अब ये रिजल्टेंट फोर्स इस पे कितना लग रहा होगा, तो ये फोर्स जो लग रहा है F इक्वल टू लग रहा है 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये एंगल है 60, ये 60 एंगल है ना, ये एंगल 60 है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, अब ये भी एफ होगा और ये भी एफ होगा और रिजल्टेंट होगा इन दोनों का रिजल्टेंट, तो आप रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दीजिए, एफ रिजल्टेंट इक्वल टू व्हाट, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, कॉस 60 इक्वल टू व्हाट, 1/2, तो 1/2 से ये 2 कट गया, तो एफ रिजल्टेंट इक्वल टू व्हाट, F√3, F√3। ठीक है, एंड नाउ दिस इज F इक्वल टू व्हाट, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई
आर स्क्वायर इंटू √3। ओके, ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया, ये एफ रिजल्टेंट आ गया। अब ये एफ रिजल्टेंट क्या हुआ, इसके अट्रैक्शन के बराबर होना चाहिए, तो इसका अट्रैक्शन फोर्स कितना हो गया, 1/4πε0 क्यू क्यू क्यू, इसका इसका चार्ज क्यू दिया था ना, तो क्यू क्यू बाई दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, तो एल हो गया आपका आर स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज कट गई, 1/4πε0 कट गया, 1/4πε0 कट गया। Q1 इक्वल टू Q2 था, तो क्यू क्यू कट गया, आर स्क्वायर कट गया, तो कितना आया, √3 इंटू Q0, √3 इंटू Q0 इक्वल टू क्यू, ठीक है, तो √3 आर स्क्वायर कट चुका है ना, तो √3 Q0 क्यू इंटू 3। ठीक है, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q0/√3। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड के टर्म में है, आपने डायरेक्शन अपोजिट ले लिया था ना, तो हमें वो पहले से पता था कि ये निगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो इस सिस्टम को स्टेबल रहने के लिए इतना चार्ज लगना चाहिए, तो इस पे लगने वाला फोर्स बैलेंस हो गया, इस पे लगने वाला सिमिलरली इस पे लगने वाला फोर्स बैलेंस हो गया, सिमिलरली इस पे लगने वाला फोर्स बैलेंस हो गया। इस पे लगने वाले फोर्स, ये फोर्स इस साइड लग रहा था, निगेटिव था ना, तो ये फोर्स इधर लग रहा था, ये अट्रैक्शन इधर लगा रहा था, ये अट्रैक्शन इधर लगा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, 120 बन रहा है ना, तो 120 के केस में ये F0 हो गया, F0 हो गया, तो रिजल्टेंट भी F0 हो गया, जो कि F0 को बैलेंस कर रहा है। 120 केस में आएगा आपका रिजल्टेंट F0, यानी एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ इंटू कॉस 120, तो कॉस 120 कितना हो जाएगा, -1/2, तो ये एफ, तो रिजल्टेंट एफ कितना जाएगा, एफ रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ स्क्वायर, तो बैलेंस हो गया फोर्स। ठीक है, ओके, यहाँ पे क्या है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर की लेंथ है ए। ठीक है, हर कॉर्नर पे चार्ज है क्यू 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 क्यू, बीच में है कैपिटल क्यू। ठीक है, आपको बताना है व्हाट इज द कैपिटल क्यू कीप दिस सिस्टम एट रेस्ट। ठीक है, मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करके मुझे व्हाट्सअप करना, और फिर उसके बाद हम चेक करेंगे। तो -Q√2 + 1/4, ये आंसर है इसका, आपका यही आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा तो ये गलत है, उसके बाद यानी आपका सॉल्यूशन गलत है, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, दो चार्जर्स हैं, ठीक है, लेंथ एल की थ्रेड से बंधे हुए, सेम चार्ज है क्यू और सेम मास है एम। ठीक है, सेम मास है एम, ये सिस्टम क्या हुआ, दोनों को एक दूसरे को रिपल करेगा, तो थोड़ी दूर बाद जाके ये स्टेशनरी कंडीशन में आ जाएगा। तो उस केस में आपको बताना है कि व्हाट इज द एंगल थीटा, व्हाट इज दिस एंगल थीटा, एंड व्हाट इज दिस एंगल थीटा, एंड व्हाट इज द टेंशन टी इन द स्ट्रिंग। ठीक है, ओके, मासेस सेम है, चार्ज सेम है, मासेस सेम है, चार्ज सेम है। अभी क्या हो जाएगा, देखिए, एक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए, मैं इसको बोल देता हूँ 1 और इसको बोल देता हूँ 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या कीजिए, फ्री बॉडी डायग्राम आपने बनाया, फ्री बॉडी डायग्राम आपने बनाया इसको, ठीक है, mg डाउनवर्ड, mg डाउनवर्ड, और रिपल्सिव फोर्स इस साइड 1/4πε0 Q² बाई, अगर ये L है और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो गया, θ/2 हो गया क्या। ठीक है, तो L cos θ/2 ये हो गया, और ये हो गया L sin θ/2। ठीक है, और ये हो जाएगा L sin θ/2। ठीक है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ट्वाइस L sin θ/2। ठीक है, ओके। तो व्हाट इज द फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, 1/4πε0 Q² बाई ट्वाइस L sin θ/2 का स्क्वायर। ओके, क्लियर किया, तो ये रिपल्सिव फोर्स लग रहा है,
mg नीचे लग रहा है, टेंशन किधर लग रहा है बेटा, टेंशन इस साइड लग रहा है, टेंशन टी, टेंशन टी इस साइड लग रहा है, ठीक है। अगर वर्टिकल से एंगल थीटा है तो ये वाला थीटा बाई टू है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, थीटा बाई टू, ठीक है। तो टेंशन टी के दो फॉर्म हो जाएंगे, अब टेंशन टी का आप कंपोनेंट कर लो तो ये क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा बाई टू, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, अच्छा, टी कॉस थीटा बाई टू वर्टिकल हो जाएगा, और इधर हो जाएगा टी साइन थीटा बाई टू ओरिएंटल हो जाएगा। इस फोर्स के कंपोनेंट कर दिया, रिजॉल्व कर दिया, ओके। ठीक है, अब ये पार्टिकल रेस्ट पे है, ये पार्टिकल रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है, तो क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा बाई टू एम जी को बैलेंस करेगा, एम जी को बैलेंस करेगा टी कॉस थीटा बाई टू, मार्कर तंग कर रहा है, एक मिनट, टी कॉस थीटा बाई टू, टी कॉस थीटा बाई टू एम जी को बैलेंस करेगा, इक्वेशन नंबर वन, और टी साइन थीटा बाई टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है उसको बैलेंस करेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ट्वाइस एल साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ट्वाइस एल साइन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों का आप इसमें से ऊपर वाली इक्वेशन डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, टेन थीटा बाई टू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एल साइन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर बाई एम जी, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ट्वाइस एल का होल स्क्वायर इंटू एम जी इंटू साइन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर इक्वल टू टेन थीटा बाई टू, ठीक है। तो यहाँ पे सारी वैल्यू पता है, एल पता है तुम्हें, थीटा बाई टू नहीं पता है, टेन थीटा और साइन थीटा बाई टू के टर्म में आप निकाल सकते हो उसको, सॉल्व हो गया ये पार्ट। टेंशन टी के लिए क्या करोगे आप, जो थीटा बाई टू की वैल्यू आई है उसको सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पर किसी एक में भी सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको टेंशन टी मिल जाएगा, ओके। एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्टडी मटेरियल से करना है आपको, चलिए।